अजीज नेसिन का जन्म 20 दिसंबर 1915 को जन्मे आधुनिक तुर्की साहित्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर अजीज नेसिन की 100 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई। व्यंग्यकार के रूप में चर्चित नेसिन ने कविता, नाटक और अन्य विधाओं पर भी अपनी पैनी कलम चलाई। तुर्की, इटली, बुल्गारिया, सोवियत यूनियन में अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं रिश्वतखोर। यह कहानी जीवन की सच्चाई को बताती है। कहानी पूरा सुने तो कहानी आगे। रिश्वतखोर लिमिटेड, तुर्की व्यंग्य अजीज नेसिन। जिस विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत खाने की बीमारी लग जाए तो वे उससे कभी मुक्त नहीं होना चाहते हैं और उसके राह में आने वाले हर रोड़े को हटाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तुर्की भाषा में लिखे गए प्रस्तुत व्यंग्यात्मक कथा में भी ऐसा ही कुछ होता है, जब सारे रिश्वतखोर मिलकर एक ईमानदार को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपसे क्या पर्दा, मेरी तनख्वाह तो 1000 भी न थी, पर मकान का किराया 1200 मासिक दिया करता था। मेरे साथ काम करते बाकी सब लोगों का भी लगभग यही हाल था। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। हमारी फालतू आय का साधन क्या था? हमारे अफसर इस सत्य से अच्छी तरह अवगत थे, पर वे उसे रोकने में कभी सफल न हो सके। वास्तव में हमारे काम की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि उसमें ऊपरी आय के सिवा अन्य कोई उपाय न था। याद रहे कि हमारे काम का बेईमानी से दूर का भी वास्ता न था। हमने कभी सरकारी माल का गबन नहीं किया, न किसी देशवासी का हक मारा। एक वाक्य था जिसके उपयोग से ठेकेदार अपने आप हमारी मुट्ठी गर्म कर दिया करते थे। वह वाक्य था, अभी आपका बिल पास नहीं हुआ। इसके बावजूद हम हर ठेकेदार का बिल भी पास करा दिया करते थे। ये और बात है कि किसी का बिल फौरन पास हो जाता और किसी को कई कई चक्कर काटने पड़ते। हमारी इस कार्यवाही से न सरकार का नुकसान होता, न ठेकेदारों का। मैं 2 वर्ष से वहां काम कर रहा था, पर कभी वह न समझ सका कि मेरी मुट्ठी और जेब में रुपया कहां से आता है और कैसे आता है। मेरे साथियों का भी यही हाल था। किसी का हक मारे बिना दौलत में नहाते रहना चमत्कार से कम नहीं था। हमारा महकमा क्या था? रुपया बनाने की खदान थी, जो महज अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए ही बनाई गई थी। एक और उल्लेखनीय बात ये थी कि हमारे व्यवसाय में कोई चीज चोरी छिपे व पर्दे के पीछे नहीं होती थी। सारा काम खुल्लम खुल्ला किया जाता था। ठेकेदारों से रुपया भी सरेआम वसूल किया जाता। जितने पैसे आते, सबकी नजरों के सामने आते, जो फौरन भाइयों की तरह आपस में बंट जाते। आपस में हमारा संबंध किसी लिमिटेड कंपनी के हिस्सेदारों की तरह था। अंतर केवल ये था कि हमारी कंपनी किसी अधिनियम के अधीन नहीं, अपितु अपने आप अस्तित्व में आई थी, जिसके कोई लिखित या स्वीकृत सिद्धांत नहीं थे। हिस्सा बांटने में पूरे न्याय से काम लिया जाता, ताकि किसी का हिस्सा मारा न जाए। यदि हम में से कोई गैरहाजिर होता, तो अगले दिन उसकी ऊपरी आय बड़ी ईमानदारी से उसके हवाले कर दी जाती। जो लोग वार्षिक छुट्टी पर होते, उनके हिस्से की रकम नियमित रूप से जमा होती रहती। ऊपरी आय के एक एक पैसे का बाकायदा हिसाब रखा जाता। इस आदर्श कंपनी के किसी हिस्सेदार के लिए यह संभव न था कि ये दूसरों से चोरी छिपे किसी ठेकेदार से रिश्वत ले और अकेले ही हजम कर जाए। इसका कारण ये था कि हमारे रेट गुप्त न थे। हर व्यक्ति को पता था कि 1 लाख से अधिक के ठेकों में 3% है। इसके अलावा ठेकेदारों का बिल जितनी जल्दी पास होता, हमारा हिस्सा दुगुना हो जाता। इसके अतिरिक्त हमारा हिस्सा ठेके की प्रकृति पर भी निर्भर होता था। जैसे ट्रांसपोर्ट के ठेके में यह अपेक्षाकृत अधिक होता, निर्माण कार्यों में यह रकम और भी बढ़ जाती। सप्लाई के कार्यों में अवसर के अनुसार हिस्सा कभी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता। फिर भी हमारे रेट इतने स्पष्ट कि जो ही किसी ठेकेदार का बिल पास होता, साहब बहादुर से लेकर चपरासी तक प्रत्येक अपनी ऊपरी आय का हिसाब लगा लेता। सुना है,
मेरे यहाँ नौकरी होने से पहले कुछ लोभी और स्वार्थी किस्म के लोगों ने इस प्रकार की हरकत की थी, पर ज्यों ही दूसरों को पता चला कि उनके साथी उनका हक मार रहे हैं और ऊपर ही ऊपर अपनी जेबें गरम कर रहे हैं, तो उन्होंने उन स्वार्थी व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसा संगठित फ्रंट कायम किया कि राजनीतिक दल भी क्या फ्रंट बनाएंगे। एकता में शक्ति होती है, ये तो सभी जानते हैं। अतः कुछ दिनों में सबने मिलकर इन गंदी मछलियों को रिश्वतखोरी के अभियोग में गिरफ्तार करा दिया। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं, ताकि पूरा तालाब गंदा होने से बचा रहे। यहाँ आने से पहले मैं कहीं और 1,500 रुपये मासिक पर नौकरी कर रहा था। यहाँ 1,000 की नौकरी प्राप्त करने की खातिर मैंने न केवल वहाँ की 1,500 की नौकरी पर लात मारी, बल्कि एक गहरे मित्र को 4,000 रुपये देकर उसका उपकार भी उठाया। ये जगह थी ही ऐसी, जो एक बार आ जाता फिर उम्र भर यहाँ से जाने का नाम न लेता। जिस मित्र ने अपनी सीट मेरे हाथ बेची थी, उसे कुछ व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण कहीं और जाना पड़ा, नहीं तो खुली आंखों ऐसी सोने की खदान 4,000 में कौन बेच सकता है। इसके अलावा उस मित्र ने मुझसे वायदा भी लिया कि अगर उसे फिर कभी इसी सीट पर वापस आने की जरूरत महसूस हुई तो मैं बिना चूचा किए उसके हक में इसे छोड़ दूंगा। वैसे तो कई लोग उसके 20,000 रुपये तक देकर इस सीट को खरीदने के लिए तैयार थे, पर वह डरता था कि कहीं कोई ऐसा अविश्वसनीय व्यक्ति उसकी कुर्सी पर अधिकार न कर ले, जो बाद में इसे छोड़ने का नाम न ले। यहाँ आते ही मेरे घर और जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन प्रकट होने लगा। बीवी, बच्चे दिन प्रतिदिन मोटे होने लगे। स्वयं मेरी हालत ये हो गई कि सभी पतलून तंग होकर बेकार हो गई। सब कपड़े नए सिरे से बनवाने पड़े। हमारा जीवन स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि हर देखने वाले को इस परिवर्तन का एहसास होने लगा। जीवन खूब मजे से बीत रहा था कि हमारे दफ्तर में कहीं से हैदर नाम का एक व्यक्ति आ टपका। उसके आते ही सब काम चौपट हो गया। उस व्यक्ति को हमारे यहाँ लाने में किसका हाथ था, इसका पता किसी को न चल सका। हमारे साहब ने उसे ट्रांसपोर्ट सेक्शन में लगा दिया। हैदर एक सूखा सरियल सा इंसान था, हर समय मुंह लटकाए रखता। शरीर पर मांस नाम की कोई चीज न थी। चूंकि हम सब भी शुरू में उसी की तरह के थे, तो सोचा कि 2-4 महीने में उसके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी, पर साहब, हमारा ख्याल गलत निकला। हैदर के यहाँ आने के अगले ही दिन साहब ने हम सबको बुलाकर मशवरा किया कि हैदर का हिस्सा कितना निश्चित किया जाए। लंबे वाद विवाद के बाद तय हुआ कि हैदर को केवल 46 रुपये देना ही उचित होगा, क्योंकि उस दिन की आय कुछ अधिक न थी। ये रकम हैदर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई। छुट्टी के समय मैं उसके पास पहुंचा। अभिवादन के बाद मैंने रुपयों का लिफाफा उसकी मेज पर रखा। यह क्या है? यह आज की आय में से आपका हिस्सा है। उद्धरण। कैसी आय? किसका हिस्सा? ये सुनकर मैं फीकी सी हंसी हंस दिया। ऐसी स्थिति से छुटकारे का एकमात्र तरीका इसी प्रकार की हंसी होती है। हैदर ने यह कहकर रुपयों का लिफाफा जमीन पर पटक दिया कि मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। मैंने चुपके से लिफाफा उठाया और सीधा साहब के पास पहुंचा। उन्होंने सारा किस्सा सुनकर कहा, यह बेवकूफ आदमी तो ईमानदार नजर आता है। दफ्तर के अन्य घाघ किस्म के महाशय वहां मौजूद थे। उन्होंने राय दी, हो सकता है कि उसने यह रकम कम समझकर लौटा दी हो। अपना कद बढ़वाने का यह भी एक तरीका होता है। अतः हैदर का हिस्सा बढ़ा दिया गया। अगले दिन किसी और के हाथ उस दिन की रकम हैदर को भेजी गई। हैदर ने उस व्यक्ति को भी भगा दिया। हम सब खूब जानते थे कि अगर सारे दफ्तर में एक भी आदमी हिस्सा लेने से इनकार करता है, तो उसकी वजह से सबके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। सबकी यही इच्छा थी कि किसी प्रकार हैदर को भी बराबर का हिस्सेदार बनाया जाए, ताकि वह दूसरों की रोजी पर लात मारने की मूर्खता न कर बैठे। हैदर के डर से हम पूरा एक सप्ताह किसी ठेकेदार से एक पैसा भी वसूल न कर सके। अब तो सभी कर्मचारियों को चिंता होने लगी कि अगर यही हाल रहा
तो सबके बीवी बच्चे नए सिरे से कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। हैदर को सीधे रास्ते पर लाने की सब तदबीरें उल्टी हो गई। वह रोज सुबह सवेरे लंबे डग भरता, एक भूत की तरह दफ्तर आता और शाम को उसी प्रकार वापस चला जाता। अब हमें संदेह होने लगा कि हैदर को किसी सोची समझी योजना के तहत यहां भेजा गया है, ताकि वह हमारी गतिविधियों से ऊपरी अफसरों को अवगत कराता रहे। उन्हीं दिनों जमील नामक एक व्यक्ति हमारे दफ्तर में आया और कहने लगा, अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो मैं इस दुष्ट हैदर से आप लोगों की जान छुड़ा सकता हूं। जमील का प्रस्ताव फौरन मान लिया गया। काफी सौदेबाजी के बाद नौकरी की शर्तें भी तय हो गई। फैसला ये हुआ कि अगर जमील किसी प्रकार हैदर को चलता कर सके तो उसे 50 रुपए मासिक पर चपरासी रख लिया जाएगा, पर ऊपरी आय में उसका हिस्सा उतना ही होगा जितना हमारे साहब बहादुर स्वयं लेते हैं। कुछ दिन बाद हेडक्वार्टर से हमारे डायरेक्टर जनरल 2 अफसरों के साथ दफ्तर के मुआयने पर आए। उन्होंने दोपहर का खाना कर्मचारियों के साथ कैंटीन में खाया। खाने के बाद कहवे का दौर चल रहा था। हैदर सबसे अलग थलग नित्य की तरह मुंह लटकाए, त्योरी चढ़ाए बैठा था। अचानक जमील ने अंदर प्रवेश किया और तेजी से हैदर को गले लगाकर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे हैदर भाई, तुम। हैदर हक्का बक्का नजर आ रहा था। कहने लगा, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान न सका। बनो मत हैदर भाई, बनो मत। भाई साहब, मैं वाकई आपको बिल्कुल पहचान नहीं सका। सारे कर्मचारी उन दोनों की ओर देखने लगे। जमील ने और भी ऊंची आवाज करते हुए कहा, मेरी जान, याद नहीं जब अंकारा में हमारे साथ मिलकर मोह काला करने जाया करते थे? कहो ये भी याद नहीं? फिर जब भारी भरकम खुर्द बुर्द करने के अभियोग में तुम्हें सजा हो गई थी और मेरे एक वकील दोस्त की कोशिशों के बाद भी 1 साल जेल की हवा खाने के बाद तुम्हें रिहाई नसीब हुई थी? जी नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको धोखा हो रहा है। बनो मत हैदर मियां, जरा दिमाग पर जोर डालो। तुम वही हैदर हो जो बैंक में खजांची थे और 15,000 रुपए गबन करके भाग गए थे। चलो छोड़ो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हैदर गुस्से से भनाकर बोला, भाई साहब, मैं आपको पहचानता ही नहीं। ये सब कुछ किसी और के साथ हुआ होगा। उद्धरण। बनो मत जी। जमील ने फिर वही रट लगाई। अच्छा, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूं। याद करो, जब तुम एक नर्तकी के जाल में फंस गए थे और फिर उसे खिलाने पिलाने के लिए तीसरी बार गबन करने पर। उद्धरण। साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं सही कर रहा हूं। आपको वह घटना तो अच्छी तरह याद होनी चाहिए जब आपको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। आपकी बेटी ने थाने जाकर, बकवास बंद करो जी। किसकी बेटी? कौन सा थाना? हैदर ने चिल्लाकर कहा। जमील ने उसके गुस्से की परवाह न करते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई, हद हो गई बनने की। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि मैं तुमसे मुलाकात की खातिर जेल आया करता था? गजब खुदा का, जो आदमी तुम्हें पूरे 1 साल तक अपनी जेब से सिगरेट, फल और दर्जन भर दूसरी जरूरी चीजें नियमित रूप से जेल में पहुंचाता रहा, आज तुम उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो हैदर। उद्धरण। हैदर लाल भभूका हो उठा और फौफकारता हुआ हाल से बाहर निकल गया। कैंटीन में मौजूद किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं आया था कि हैदर ने ये सब कुछ किया होगा, जिसका कच्चा चिट्ठा अभी अभी जमील खोल चुका था। इसके बावजूद सबने एक दूसरे को अर्थपूर्ण अंदाज से देखा, मानो कह रहे हो, क्यों जनाब, देख ली अपने इस बेगैरत की करतूत। 2 ही दिन बाद प्रधान कार्यालय के आदेशों के अनुसार हैदर को नौकरी से छुट्टी मिल गई। जमील को दफ्तर में चपरासी रख लिया गया। 50 रुपए मासिक तनख्वाह और ऊपरी आय में से साहब बहादुर के बराबर का हिस्सा। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।